चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर फर्स्ट है सूचकांक। बच्चों सबसे पहले तो इतना ध्यान रखिए कि सूचकांक जो है उसे हम निर्देशांक के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। संकेत में इसे हम आई के द्वारा दर्शाते हैं। इतनी चीज़ें याद रखिएगा, आगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं सूचकांक के बारे में। बच्चों सूचकांक जो है वो हमारे देश के अर्थतंत्र का बैरोमीटर माना जाता है। याद रखना, सूचकांक जो है, सूचकांक देश के अर्थतंत्र का बैरोमीटर कहा जाता है या माना जाता है। बच्चों अब आपके माइंड में हो रहा होगा बैरोमीटर क्या है, तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं। बैरोमीटर जो है वो मौसम, तेज हवा, आंधी, तूफान और बरसात होने की जो संभावना है उसे पहले से ही बता देता है। यानी कि पहले से ही उसका अनुमान लगाने में बैरोमीटर क्या होता है, सहायक होता है। ठीक इसी प्रकार देश की सभी या फिर समग्र आर्थिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति और व्यापारिक प्रवृत्ति में होने वाले जो परिवर्तन है उसको मापने के लिए, ध्यान से सुनना, उसको मापने के लिए और उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सूचकांक एक साधन के रूप में काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सूचकांक को जानने के लिए सबसे पहले आपको यदि कुछ जरूरी है तो आपको चल राशि के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले चल राशि के बारे में देखेंगे। चल राशि जो है वह वस्तु के या वस्तु की मूल्य, उत्पादन, मांग, पूर्ति और मात्रा को ही उस वस्तु की चल राशि कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, वस्तु की मूल्य, उत्पादन, मांग, पूर्ति और मात्रा को ही हम उस वस्तु की चल राशि कहते हैं। अब वह नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर से ध्यान रखिए, वस्तु की मूल्य, उत्पादन, मांग, पूर्ति और मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की चल राशि कहते हैं। अब जो चल राशि है वो हमेशा यानी हर साल बदलती रहती है। यानी कि चल राशि में हमेशा क्या होता रहता है बच्चों, परिवर्तन होता रहता है। तो उस परिवर्तन को मापने के लिए, उस परिवर्तन को मापने के लिए दो विधि हैं बेटा। ध्यान रखना, उस परिवर्तन को मापने के लिए दो विधि हैं। तो उस परिवर्तन को मापने के लिए जो दो विधि हैं उसमें से पहली जो विधि है वो निरपेक्ष माप की विधि है। कौन सी विधि है, निरपेक्ष माप की विधि। और दूसरी जो विधि है वो है सापेक्ष माप की विधि। बच्चों निरपेक्ष माप की जो विधि है उसे हम अंतर की विधि भी कहते हैं और सापेक्ष माप की जो विधि है उसे हम अनुपात की विधि भी कहते हैं। अनुपात की विधि भी कहते हैं। चलिए निरपेक्ष माप की विधि और सापेक्ष माप की विधि को हम एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये। जैसे मैं कोई वस्तु ले लेता हूँ, माना कि वस्तु में मैंने ले लिया बेटा दाल। मैंने क्या ले लिया, दाल। अब दाल की यहाँ पे प्रति किलोग्राम जो मूल्य है वो मैं दर्शाता हूँ। और कब का, तो वर्ष 2018 का और वर्ष 2019 का। वर्ष 2018 का और वर्ष 2019 का। माना कि वर्ष 2018 में दाल 100 रुपये किलो है
और 2019 में दाल 110 रुपये किलो है। यदि मैं इसे निरपेक्ष माप की विधि द्वारा देखूं, जिसे हम अंतर की विधि कहते हैं, तो हमेशा याद रखिए निरपेक्ष माप की विधि में इसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसे हम चालू वर्ष के मूल्य से घटा देते हैं गत वर्ष के मूल्य को, यानी कि चालू वर्ष मतलब 2019 ये चालू वर्ष हो जाएगा, और जो इसके पीछे का वर्ष है उसे हम गत वर्ष मानेंगे। यानी कि 110 माइनस 100 यानी कितने रुपए का अंतर आया? 10 रुपए का। यानी गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के मूल्य में 10 रुपए बढ़ा है। याद रखिए 10 रुपए क्या हुआ है? बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। बच्चों सापेक्ष माप की विधि इसके बाद हमें कंटिन्यू पढ़ना है, लेकिन सापेक्ष माप की विधि को हम अनुपात की विधि भी कहते हैं। और एक चीज याद रखना कि इस पूरे टॉपिक में, सूचकांक के पूरे टॉपिक में आपको इसके बारे में ही पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस विधि को ज़्यादा सटीक नहीं मानी जाती है, लेकिन सापेक्ष माप की विधि को ही हम ज़्यादा सटीक और उत्तम मानते हैं। इस वजह से हमें इसके बारे में ही पूरे चैप्टर्स में पढ़ना है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं सापेक्ष माप की विधि में। बच्चों चल राशि में परिवर्तन ज्ञात करने की दूसरी विधि सापेक्ष माप की विधि है। सापेक्ष माप की विधि में हमें ज्ञात क्या करना है? हमें सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो होगा चालू वर्ष का चल मूल्य, उसको किससे भाग देंगे या बटे में उसके क्या होगा? तो गत वर्ष का चल मूल्य आता है इसके बटे में। चलिए इसका वैल्यू पुट आउट करते हैं। 2019 वर्ष में है और 2018 है, तो 2019 जो होगा वो हमारा चालू वर्ष होगा, और उसके ठीक पहले का वर्ष यानी जो बीत गया है 2018 वो हमारा गत वर्ष होगा, यानी कि आधार वर्ष होगा। तो चलिए चालू वर्ष का मूल्य 110 दिया है और गत वर्ष का मूल्य कितना दिया है? 100 दिया है। यानी कि देखें तो यहाँ पे गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष का जो मूल्य है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है? तो 1.1 गुना क्या हुआ है? बढ़ा है ये मूल्य, यानी कि परिवर्तन कितना हुआ है? 1.1 गुना बढ़ा है। यानी कि यदि आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो इतना याद रखिए कि दाल की मूल्य जो है, दाल का जो मूल्य है वो वर्ष 2019 में वर्ष 2018 के अपेक्षा 1.1 गुना बढ़ा है। क्या हुआ है बच्चों? बढ़ा है। और बच्चों ये जो परिवर्तन हुआ है, इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सापेक्ष परिवर्तन कहते हैं। और इसी सापेक्ष परिवर्तन को हम मूल्य सापेक्ष के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मूल्य सापेक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला रेडी हो जाता है कि मूल्य सापेक्ष बराबर होता है चालू वर्ष का चल मूल्य भागे यानी बटे आधार वर्ष का या फिर गत वर्ष का चल मूल्य होता है। बच्चों इतना याद रखना। बच्चों इसके आगे हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। थोड़ी सी कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया मेरा मूल्य, ये हो गई मेरी मात्रा, ये हो गया आधार वर्ष और ये हो गया मेरा चालू वर्ष। बच्चों आधार वर्ष के मूल्य को संकेत में किसके द्वारा दर्शाते हैं? मूल्य मतलब प्राइस होता है, यानी प्राइस मतलब पी। प्राइस मतलब किससे, मूल्य को किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। और मात्रा यानी क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी को हम किससे दर्शा सकते हैं? क्यू से दर्शा सकते हैं। लेकिन क्या दोनों में पी रहेगा? नहीं। तो याद रखिए आधार वर्ष के मूल्य को हम P0 से दर्शाते हैं और आधार वर्ष के मात्रा को हम Q0 से दर्शाते हैं, और चालू वर्ष के मूल्य को हम P1 से दर्शाते हैं और चालू वर्ष की मात्रा को हम Q1 से दर्शाते हैं। बच्चों इसे याद रखना, ये पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक सूचकांक पे। तो सूचकांक क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सूचकांक
यानी कि I यानी कि निर्देशांक बराबर होता है, क्या होता है बच्चों? तो होता है सापेक्ष मूल्य गुणे 100। हाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। बच्चों अब हम सूचकांक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सूचकांक का फॉर्मूला देखते हैं। सूचकांक जिसको हम संकेत में I द्वारा दर्शाते हैं, सूचकांक बराबर होता है मूल्य सापेक्ष गुणे 100। क्या होता है सूचकांक बराबर? मूल्य सापेक्ष गुणे 100। सूचकांक को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो सूचकांक को हम सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। याद रखना सूचकांक का जो फॉर्मूला होता है मूल्य सापेक्ष गुणे 100। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से लिखूं तो सूचकांक बराबर होगा यानी I बराबर होगा चालू वर्ष का चल मूल्य। अच्छा, चालू वर्ष का चल मूल्य, चालू वर्ष का जो मूल्य होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं? P1 से। चलिए इसको थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। तो I बराबर क्या होगा? चालू वर्ष का चल मूल्य भागे आधार वर्ष का चल मूल्य गुणे 100। अब इसका एक शॉर्टकट मैं आपको और बता देता हूं कि I बराबर चालू वर्ष का मूल्य, चालू वर्ष का चल मूल्य यानी चालू वर्ष का मूल्य, चालू वर्ष के मूल्य को हम क्या कहते हैं? P1 कहते हैं। और आधार वर्ष के मूल्य को हम क्या कहते हैं? P0 कहते हैं। और फिर गुणे में उसके क्या है? 100। यानी कि इन शॉर्ट में आप सूचकांक के फॉर्मूले को ऐसे दर्शा सकते हैं। सूचकांक का फॉर्मूला ज्ञात करने के बाद हमें दो परिभाषाएं याद करनी है जो कि बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछता है। सबसे पहला है आधार वर्ष और दूसरा है बच्चों चालू वर्ष। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसे। जब सूचकांक में किसी चालू वर्ष के मूल्य को, याद रखिएगा किसी चालू वर्ष के मूल्य को किसी निश्चित समय के मूल्य के साथ तुलना करवाई जाती है तो उस निश्चित समय के मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? आधार वर्ष कहते हैं। किसे? उस निश्चित समय के ही मूल्य को हम क्या कहते हैं? आधार वर्ष कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब सूचकांक में किसी वर्ष के मूल्य को आधार वर्ष या फिर हम उसे आधार वर्ष को हम गत वर्ष भी कह सकते हैं, आधार वर्ष या गत वर्ष के मूल्य के साथ तुलना करनी हो तो उस वर्ष के मूल्य को हम चालू वर्ष कहते हैं। बच्चों सूचकांक ज्ञात करने के लिए हमें एक आधार वर्ष का मान चाहिए होता है, एक चालू वर्ष का मान चाहिए होता है। याद रखिए आधार वर्ष के मान को चयन करने की 2 विधियां हैं। यहाँ पे हमें 2 विधि द्वारा सूचकांक ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहली जो विधि है वो है अचल आधार की विधि और दूसरी जो विधि है वो है पारंपरिक आधार की विधि। इसके आगे हम सबसे पहले अचल आधार की विधि से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो अचल आधार की विधि से जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्वेश्चन ये रहा। देखते हैं किसी एक विस्तार में गेहूं के एक थोक मूल्य की जानकारी निम्नानुसार है। ये जो जानकारी आपको दी हुई है ये किसकी है? तो गेहूं में प्रति 1 क्विंटल का भाव हर साल क्या रहता है वो दिया है। जैसे 2005 में भाव 1650 1 क्विंटल का, 2006 में 1690 है, 2007 में 1730 है। इसी तरह से 2013 तक का भाव प्रति क्विंटल गेहूं का दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस सूचना में वर्ष 2005 को आधार वर्ष लेकर के
वर्ष 2005 को आधार वर्ष लेकर शेष वर्षों के लिए सूचकांक तैयार करो। मुझे क्या ज्ञात करना है? सूचकांक ज्ञात करना है। लेकिन इस सूचकांक में मुझे आधार वर्ष किसे मानना है बेटा? तो वर्ष 2005 को मुझे क्या मानना है? आधार वर्ष मानना है। यानी वर्ष 2005 को मुझे आधार वर्ष मानना है। यानी कि आधार वर्ष मतलब मैंने आपको बताया था आधार वर्ष का मूल्य बराबर क्या होता है? P0। यानी कि सभी में मेरा आधार वर्ष जहां जहां उपयोग होगा वहां आधार वर्ष कितना होगा? 1650। आगे बोला है कि इस सूचकांक से मतलब जो मुझे सूचकांक निकालना है उस सूचकांक से गेहूं का वर्ष 2013 के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। मतलब मुझे 2013 वर्ष की क्या करना है? प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो वो तो अंतिम का टॉपिक है, वो मैं आपको लास्ट में सवाल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कॉलम में वर्ष लिख लिया, दूसरे कॉलम में मैंने गेहूं का मूल्य लिख लिया प्रति कुंटल में। मेरे पास जगह स्पेस थोड़ा नीचे कम था, इसलिए मैंने बाकी के ईयर्स को क्या है बाजू में लिखा हुआ है। अब मुझे सूचकांक निकालना है। सूचकांक का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। आई बराबर क्या होता है? आई मतलब सूचकांक होता है, इंडेक्स नंबर। आई बराबर क्या होता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 क्या होता है? चालू वर्ष का चल मूल्य होता है और P0 क्या होता है? गत वर्ष का चल मूल्य, आधार वर्ष का चल मूल्य होता है। बच्चों यहाँ पे आधार वर्ष का चल मूल्य तो सब में फिक्स होगा। कितना होगा? P0 बराबर क्या होगा सब में? 1650। चलिए आइए देखते हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो I बराबर, फॉर्मूला सब में सेम लगेगा, I बराबर P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 हमारा कितना होगा? हर साल का जो वैल्यू है प्रति क्विंटल 2005 की वैल्यू क्या है? 1650। तो यही इसका P1 होगा। और P0 तो क्वेश्चन में किसे लेने को बोला है? 1650 को। तो भागे 1650 गुणे 100 बराबर आंसर हमारा कितना आया? 100। अब 2006 का P1 क्या होगा? यही वैल्यू होगा। तो 1690 और P0 क्या लेने के लिए बोला है हमें ऑलरेडी? 1650 गुणे 100। अब इसका आंसर कितना होगा? 102.42 102.42। ठीक इसी प्रकार 2007 का P1 क्या होगा? 1730। याद रखिए हर साल का जो मूल्य है वही उसका P1 कहलाता है। तो 2007 का P1 क्या होगा? 1730। लेकिन उसका P0 क्या दिया हुआ है? 1650 गुणे 100। भाग देने पे इसका आंसर कितना आया? 104.85। अब आते हैं सन 2008 में। सन 2008 में P1 कितना है? 1750। P0 कितना होगा हमारा? 1650 गुणे कितना करना है? 100। गुणे कितना करना है? 100। आंसर क्या आएगा हमारा? 106.06। 106.06। अब 2009 में आते हैं। ठीक वैसे ही P1 तो हमारा ये है ही 1810। लेकिन P0 हमारा 1650 फिक्स है। 1650 फिक्स है। आंसर कितना होगा हमारा? 109.70। नेक्स्ट सन 2010। सन 2010 में जो प्रति क्विंटल मूल्य होगा वही P1 होगा। तो 1850 P0 क्वेश्चन में किसे लेने के लिए बोला है? 2005 को। फिर से बता रहा हूँ तो सब में 2005 की वैल्यू आ रही है। देखिए आधार वर्ष में तो इसमें भी वही आएगी क्या? 1650। फिर गुणे क्या कर देना है? गुणे 100 कर देना है। आंसर अब क्या आएगा? 112.12 या फिर 112.12 बोलते हैं इसे। अब आते हैं सन 2011 में। सन 2011 का मूल्य क्या है? 1870। वही उसका क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। P0 क्या होगा? 1650 गुणे 100। तो हमारा आंसर कितना होगा भाग देने पे? 113.33 या 113.33। अब 2012 P1 1900 डिवाइड बाय 1650 गुणे 100। गुणे क्या करना है? 100। आंसर क्या होगा? 115.15। 2013 का वही प्रति क्विंटल मूल्य क्या हो जाएगा उसका? P1 हो जाएगा 1650 भागे 1950 भागे 1650 गुणे 100 बराबर आंसर होगा 118.18। अब आपको क्या करना है?
सूचकांक तो हमने सबका निकाल लिया है, सूचकांक तो हमने सबका निकाल लिया। बच्चों एक चीज याद रखना हमेशा कि हर साल का जो भी कीमत होगा, हर साल की जो भी कीमत होगी गेहूं की प्रति क्विंटल, वही आपका उस साल का P1 है, वही आपका उस साल का P1 होता है। और P0 देखो क्वेश्चन में किसे मानने को बोल दिया था, 2005 को, तो P0 देखो सब में सेम है, सब में सेम है, कहीं पे भी अलग नहीं है, कहीं पे भी अलग नहीं है, इस चीज को याद रखना। अब हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि, तो लिखेंगे यहां सन सबसे किसके बारे में बोला निकालने को, 2013 के बारे में। तो 2013 में से मुझे किसे घटाना पड़ेगा, स्टार्टअप को घटाना पड़ेगा, यानी जो प्रारंभ का साल है। तो यहां सन 2013 का प्रतिशत वृद्धि बराबर 2013 में कितना आया है सूचकांक 118.18, और स्टार्टिंग समय में कितना है, स्टार्टिंग समय हमेशा 100 से स्टार्ट होगा, याद रखना, तो -100, यानी कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 18.18% मूल्य वृद्धि हुई है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। हम अपने अगले वीडियो में इससे भी और हटके क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, वो हमारा पार्ट 2 होगा वीडियो। तो इसमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।